अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, अभी जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है वो सबसे पहले किसने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी दी थी? वो फार्मूलेट की थी हेनरी एरिंग ने, और उसको इस काम की वजह से नोबेल प्राइज दिया गया था 1935 में। और एक और जो साइंटिस्ट लॉर्ड पॉटर, वो कहा करता था इट इज मोस्ट पोस्टुलेटेड स्टिल कि साइंस की हिस्ट्री में जो सबसे यूजफुल थ्योरी आज तक दी गई है वो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। और 1935 में हेनरी एरिन ने दी और उसको नोबेल प्राइज मिला। सबसे पहले हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है उसके पोस्टुलेट देखते हैं। अब चूंकि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के नाम से, जैसे बाई मालिक्यूलर कोलिजन थ्योरी के नाम से ज़ाहिर था कि मालिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के नाम से ज़ाहिर है कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है जब रिएक्टेंट ए और बी आपस में मिलते हैं, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। याद रखें, यानी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी अगर एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले तो आपने ये सोचना है ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट ए और बी आपस में मिलकर ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसके बाद आगे कहानी यहाँ से शुरू करेंगे आप। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे बात खत्म हुई है, ट्रांजिशन स्टेट पे बात खत्म हुई, यहीं से शुरू करें। जो ट्रांजिशन स्टेट है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, वो हाईली अनस्टेबल स्पीशी है जो स्पॉन्टेनियसली टूट कर प्रोडक्ट बनाती है। और फिर द रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज रिवर्सिबल। ये जरा देखें, सपोज हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं ए और बी। ये दोनों रिएक्टेंट ए और बी मिलके जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको लिखने का तरीका ये है। तो याद रखें, ए रिएक्टेंट मिलके ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक बात। दूसरी बात, reactant and activated complex are in dynamic equilibrium with each other। यानी ये दोनों मिलके ये बनाते हैं, जिस स्पीड से ए और बी मिलके ये बनाते हैं इसी स्पीड से ए और बी टूट के दोबारा ए और बी बनाता है। यानी रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, reaction between activated complex and reactant is reversible, or this activated complex is broken to form, is decomposed to form product। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल। रिएक्टेंट मिलके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के दरमियान रिएक्शन रिवर्सिबल है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। जबकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब टूटता है प्रोडक्ट बनता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। याद रखें, अगर आप लोग ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को याद करने बैठे, कभी कभी भी आपको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आप याद करने बैठे, सबसे पहले आप काम जो आप लोग करेंगे वो ये काम करेंगे। अगर आप लोगों ने ये पहली इक्वेशन लिख ली तो सारे के सारे पोस्टुलेट आप इसमें से कर लेंगे। मैं आप लोगों को दोबारा ये बात बता रहा हूँ, जब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के पोस्टुलेट करने बैठे तो सबसे पहले आप लोग ये इक्वेशन याद करें। सबसे पहले ये इक्वेशन याद करें। इस सारी इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर पोस्टुलेट छुपे हुए हैं। ये पोस्टुलेट कहाँ छुपे हैं, जरा इनको ढूंढ के निकालते हैं। पहला पोस्टुलेट, ए और बी मिलके ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। दूसरा पोस्टुलेट, जो ट्रांजिशन स्टेट है ये अनस्टेबल है, ये टूट के प्रोडक्ट बनाती है। तीसरा पोस्टुलेट, रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। चौथा पोस्टुलेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट के दरमियान जो है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। पांचवा पोस्टुलेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट के दरमियान रिएक्शन इरिवर्सिबल है। छठा पोस्टुलेट, जो प्रोडक्ट का बनना है वो डिपेंड करता है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। हमेशा ऐसे ही होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जो सेकंड रिएक्शन है इसके लिए रिएक्टेंट कौन सा है? इसके लिए रिएक्टेंट ये है, इसके लिए रिएक्टेंट ये है। याद रखें, जब भी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी करने बैठे सबसे पहले ये इक्वेशन आप लोग लिखें। जब ये सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे सारे पोस्टुलेट इसी के अंदर आ जाएंगे। जो जैसे हमने पहले कोलिजन थ्योरी में देखा है कि पांचवा पॉइंट उसमें था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी।
जिसको हमने ये लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमने ये लिखा, फिर हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। फिर हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं, ये लिखा था। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी दो चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि कैलकुलेशन क्या होगी। वो कौन सी दो चीजें हैं जो डिसाइड करते हैं कैलकुलेशन क्या होगी? वो ये है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ए बी रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या? प्रोडक्ट जितना तेजी से बनेगा हम कहेंगे रिएक्शन की रफ्तार इतनी ज्यादा है, और प्रोडक्ट का बनना किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इन रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करेगा। और दूसरा किस चीज पे डिपेंड करेगा? दूसरा डिपेंड करेगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी। अब ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है ये मैं आपको सिखाता हूँ। ए और बी के दरमियान जो बॉन्ड बना है, ये देखिए, ये बॉन्ड ए और बी के दरमियान एक डॉटेड बॉन्ड बना है, ये डॉटेड सा बॉन्ड है ए और बी के दरमियान। एक सेकंड में जितनी बार ये वाइब्रेट करेगा ना ये बॉन्ड, इतने इस बॉन्ड के टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं एक सेकंड में ये बॉन्ड कितनी बार वाइब्रेट करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई। अब जरा यहां देखें, ये वो जो बात है मैं आप लोगों से कर रहा था कि आप लोग अगर ये इक्वेशन कर लें तो आपको सारा कुछ आ जाएगा। ए और बी मिलके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट के दरमियान रिएक्शन रिवर्सिबल है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। ए और बी से ये स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज करके प्रोडक्ट बनाता है, ये रिएक्शन ये रिवर्सिबल। अब इसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका क्या होता है? वो होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिवाइड कर दें, ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गई। इससे आप लोग ए बी की वैल्यू निकाल लें, वो ये आपके पास आ गई। अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये आ गया। यहाँ प्रोपोर्शनल की साइन खत्म करेंगे। और दूसरा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये लिखा हुआ है। रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये दोनों चीजों को एक ही फार्मूले में रख दिया। रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जैसे पिछले रिएक्शन क्वेश्चन में हमने तीन चीजों को कंबाइन किया था। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। Rate of reaction is directly proportional to collision frequency. Rate of reaction is directly proportional to fraction of molecule having energy greater than activation energy. इन चीजों के साथ हमने लिखा था उनको, ये लिखा था। हम इन चीजों को हमने कंबाइन किया था रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह यहाँ भी कंबाइन कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इनको कंबाइन किया। अब यहां देखें, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स जो है उसमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है Kb/T। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये टेम्परेचर, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ये यहाँ पुट कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन में, ये आ गया। और आपको पता है AB जो है ये किसकी इक्वल है? यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये मैं लिख देता हूँ आप लोगों के पास, A + B कंबाइन टू फॉर्म AB। और आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आप लोगों के पास? रेट ऑफ रिएक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है, इनके प्रोपोर्शनल है, वो लिख लिया हमने। उसके बाद अगर ए और बी से डायरेक्ट बी बने, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ना बने, तो फिर ये रेट लिखने का तरीका है इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन कर दें। आप किस किस इक्वेशन का कंपैरिजन करें? ये भी आप लोगों के पास dP ओवर ये है, और यहाँ पे ये भी आपके पास ये है। लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल कर दें। जब राइट साइड इक्वल करेंगे तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्या कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये ए से कैंसिल,
बी बी से कैंसिल, तो क्या चीज आ जाएगी, K2 इज इक्वल टू के बी टी और एच इंटू के, ये आ गया आपके पास। और उसके बाद ये जो कंपैरिजन के बाद ये होगा। और यहाँ देखिए ये आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनी है वो ये। अब उसके बाद देखिए आप लोग, आप जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको गिब्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं इस रिलेशनशिप डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी माइनस आर टी नेचुरल लॉग के नॉट। अब आर टी मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो गया, नेचुरल लॉग के नॉट इज इक्वल टू दिस ऑल माइनस डेल जी और आर टी। यहाँ से आप लोग इसका एंटी लॉग लें तो के एक्टिवेटेड की वैल्यू आपके पास आ गई। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ये चीज ई की पावर में चली जाती है, ये चीज आ गई। अब के नॉट की ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पुट करें, कहाँ, इस इक्वेशन में यहाँ पुट की इसकी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट की। और हमें ये पता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है थर्मोडायनामिक्स से। थर्मोडायनामिक्स हम करेंगे तो वहाँ ये रिलेशनशिप आएगा। तो आप डेल जी की जगह वैल्यू पुट करें। अब माइनस डेल एच स्टार माइनस टी डेल एस स्टार और आर टी को इसके बट्टे में भी लिखें, आर टी को इसके बट्टे में भी लिखें, आपके पास ये चीज बन गई। और फिर क्या है, ई रेस्ट पर दिस, और आपको पता है ना ई रेस्ट पर एक्स प्लस वाई हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस्ट पर एक्स इंटू ई रेस्ट पर वाई, हम लिख सकते हैं ई रेस्ट पर एक्स इंटू ई रेस्ट पर वाई। एग्जैक्टली हमने यही तो यहाँ किया है, ई रेस्ट पर दिस इंटू ई रेस्ट पर दिस, यही हमने किया है। टी टी से कैंसिल हो गया और के टू हमारे पास इसके इक्वल आ गया। और यहाँ देखें आप लोग, यहाँ आप क्या करें, नेचुरल लॉग ले दोनों साइडों पे, नेचुरल लॉग इधर भी ले लिया इधर भी ले लिया, ये सारों के साथ यहाँ नेचुरल लॉग होना चाहिए, यहाँ नहीं लिखा नेचुरल लॉग, इसके साथ लिखना है ना, हर एक के साथ नेचुरल लॉग लिखना है। ये जो ई के बाद ये चीज है ये शुरू में आ गई, ये जो ई के बाद ये चीज है ये शुरू में आ गई, नेचुरल लॉग ई वन होता है, नेचुरल लॉग ई वन, बाकी हमारे पास ये आगे सारा। ये नेचुरल लॉग साथ लिखा हुआ है, ये यहाँ भी नेचुरल लॉग होना चाहिए, इस साइड पे नेचुरल लॉग होना है, हम इस साइड पे भी नेचुरल लॉग साथ लिखते हैं। अगर ना हो नोट्स में तो आप लोग लिख लो। उसके बाद डेल एच स्टार और डेल जी स्टार, इनकी डिटर्मिनेशन कैसे करें, ये देखते हैं आप इसके बाद। तो वो ये आप लोगों के पास जो है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। आप इस चीज को वाई एक्सिस पे लें और 1/t को एक्स एक्सिस पे लें, इस चीज को वाई एक्सिस पे लें, इसको वाई एक्सिस पे और इसको एक्स एक्सिस पे लें। नेचुरल लॉग के टू ओवर टी को क्या होगा, आप लोगों के पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, इस स्ट्रेट लाइन का ये इंटरसेप्ट है, इस इंटरसेप्ट को बराबर रखेंगे इस चीज से और यहाँ से डेल्टा एस स्टार की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जो चीज भी आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं ना उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको बोलते हैं स्लोप, ये स्लोप आ गया, स्लोप इज इक्वल टू दिस, स्लोप इसकी इक्वल है, जो स्लोप की वैल्यू उसकी पुट करें इसमें और डेल्टा एस स्टार की वैल्यू यहाँ से निकाल दें, डेल्टा एस स्टार की वैल्यू। उसके बाद जो है आर्हेनियस थ्योरी के साथ उसका कंपैरिजन क्या है, वो दोबारा आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ आर्हेनियस थ्योरी के साथ क्या कंपैरिजन है। कि आपने वो जो थ्योरी है आपने उसको पहले नेचुरल लॉग लेना है, फिर 1/t के साथ उसको नेचुरल लॉग लेके 1/t के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। कैसे, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये थ्योरी यहाँ से शुरू करें, नेचुरल लॉग लिया दोनों साइडों ले लिया, ये नेचुरल लॉग लिया सबके साथ, उसके बाद 1/t के साथ डिफरेंशिएट करें, तो ये चीज आ गई माइनस टी माइनस डेल एक्स स्टार वगैरह, नेचुरल लॉग के साथ कंपेरिजन करके फिर ये आ गया हमारे पास, ये चीज आ गई। अब माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई करें, जब माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना, आर टी प्लस डेल्टा एच स्टार, ये बना आर टी प्लस डेल्टा एच स्टार। और ये हमारे पास अब आर्हेनियस थ्योरी है।
आर्हेनियस थ्योरी में हमने देखा था पहले, नेचुरल लॉग लेके मान लो कि एक साथ डिफरेंशिएट करें, ये ई ए इक्वल आता है, तो क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू आर टी प्लस डेल्टा एच स्टार। यहाँ से डेल्टा एच स्टार की वैल्यू फाइंड करें, ई ए माइनस आर टी। और ये जो डेल्टा एच स्टार की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की है ना, इसको इस इक्वेशन में, जो फाइनल इक्वेशन ये है, यहाँ पुट करें इसकी जगह। जब इसकी जगह पे आप लोग पुट करेंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब आर्हेनियस थ्योरी ये है, अब कंपैरिजन करना है, सुने जरा, कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है, देखो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साथ आर्हेनियस थ्योरी में इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए को इस सारे की कुल, इस सारे की कुल। अब ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसमें टी मौजूद है तो हम कहेंगे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये हमारे पास फाइनल थ्योरी ये लिखा है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल उसी तरह। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।